स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। दुख की बात है तो मैं एक डाकू हूँ। रुको, हम बात करेंगे। ओमी के चेहरे पर ठंडा पसीना गिरने लगा जब उसे एहसास हुआ कि उस आदमी ने चारा नहीं लिया। आदर्श उनसे बातचीत करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उसने स्पेस एलिमेंट से ओमी की गर्दन पकड़ ली और उसे जादूगरों में से एक में पटक दिया। जादूगर एक इंटरमीडिएट फायर स्पेल चला रहा था। रेणु का त्रिकोणीय जल दर्पण लगभग अपनी सीमा पर था। यदि फायर फिस्ट उस पर गिरी तो यह निश्चित रूप से रेणु के अंदर तक चोट पहुंचाएंगी। ओमी आदर्श का हथियार बन गई, जो मिसाइल की तरह जादूगर से टकरा रही थी। ओमी को आदर्श के मैजिक ने सील कर दिया था और उसे अपने मैजिक का उपयोग करने से रोक दिया था। वह जादूगर से टकराई और दोनों दूर तक लुढ़क गए। उसे लगभग ऐसा महसूस हुआ कि उसका सिर्फ 2 टुकड़ों में बंट गया है। स्विफ्ट स्टारवुल्फ, बाहर आओ! आदर्श के सामने एक चंद्र सफेद ब्लैक दिखाई और लंबे बालों वाला एक भेड़िया जैसा प्राणी उसमें से छलांग लगा गया। स्विफ्ट स्टारवुल्फ का टेम्परेचर बहुत तेज था क्योंकि वह तुरंत अपने निकटतम पीले चेहरे वाले जादूगरों में से एक पर झपटा। स्विफ्ट स्टारवुल्फ पहले की तुलना में बहुत तेज था। जादूगर को मैजिक करने का मौका भी नहीं मिला जब स्विफ्ट स्टारवुल्फ ने उसका हाथ फाड़ दिया और उसे जमीन पर जोर से दबा दिया। स्काई फ्लेम फ्यूनिरल, भीषण आग की लपटें तेजी से गिरने लगी, जिससे पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया। उस जगह पर आग लगा दी गई और कुछ ही सेकंड में आग की लपटों के सागर में तब्दील हो गई। जादूगरों की आदर्श की आग के अंदर ज्यादा देर तक रहने की हिम्मत नहीं थी। वे उन स्थानों की ओर भागने लगे जहां आग नहीं उड़ सकती थी। आदर्श द्वारा जादूगरों को भगाने के बाद वह तुरंत रेणु के सामने आ गया। बेवकूफ, तुम अभी क्यों आए? रेणु ने आदर्श को घूर कर देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कुछ और ही इशारा कर रही थी। कम बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा छोड़े गए एसओएस सिग्नलों पर ध्यान भी नहीं देगा। आदर्श ने विरोध किया। मेरी ऊर्जा खत्म हो गई है, मेरी रक्षा करो, रेणु ने नाराजगी से मांग की। उसने अपनी रक्षा के लिए अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी। त्रिकोणीय वाटर शील्ड ने उसके लिए पर्याप्त समय खरीदा, अन्यथा उसके आसपास मौजूद जादूगरों द्वारा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया होता। स्विफ्ट स्टारवुल्फ, आओ और इसकी रक्षा करो, आदर्श स्विफ्ट स्टारवुल्फ पर चिल्लाया, जो उत्साह से उसके लक्ष्य का पीछा कर रहा था। स्विफ्ट स्टारवुल्फ एक जादूगर का पैर काटने ही वाला था कि तभी आदर्श ने उसे वापस आने का आदेश दिया। अनिच्छुक दृष्टि से वह वापस आ गया। उसे अटैक करना पसंद था, रक्षा करना नहीं। किसी की रक्षा करना एक कठिन काम था। आदर्श को इसकी परवाह नहीं थी कि स्विफ्ट स्टारवुल्फ को क्या महसूस हुआ। उन्होंने सीधे दुश्मन पर अटैक कर दिया। क्या ये कैरेबियन डाकू कुछ ज्यादा ही अनियंत्रित नहीं है, जो दिन के उजाले में अपना बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्होंने गंभीरता से सोचा था कि कोई उन्हें न्याय के कटघरे में नहीं ला सकता? लाइटनिंग, पर्पल ब्लैक लाइटनिंग का एक बोल्ट सीधे आदर्श पर गिरा। वह तुरंत जंगली टिमटिमाटी लाइटनिंग से घिर गया। लाइटनिंग डिजास्टर, आदर्श ने हवा में छलांग लगाई और 2 जादूगरों से जोरदार टक्कर मार दी। लाइटनिंग की चमक बेतहाशा बढ़ी और जल्द ही उस क्षेत्र के चारों ओर घनी लाइटनिंग का जाल बन गया जहां आदर्श ने कदम रखा था। यह लाइटनिंग से बने एक विशाल मकड़ी के जाले जैसा लग रहा था, जो सभी दिशाओं में 100 मीटर तक फैला हुआ था। दोनों जादूगर स्थिर हो गए। उनके बीच लाइटनिंग की चमक तेजी से चमकी, जिससे उनके शरीर पर जली हुई गंध के साथ चौंकाने वाले काले छेद हो गए। आदर्श वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। जब क्षेत्र में लाइटनिंग बेतहाशा नाच रही थी, आदर्श शैडो में गायब हो गया था और चुपचाप एक आइस मैजिशियन के पास पहुंच गया था। आदर्श ने आइस के मैजिशियन पर एक मुक्का मारा। गरजते हुए उग्र ड्रैगन ने बर्फ के जादूगर को एक पहाड़ी पर गिरा दिया, जिससे तुरंत वहां चट्टानों के बीच उसके लिए एक जलती हुई कब्र बन गई। वो यहाँ है! बाकी जादूगर चौंक गए। उन्हें आदर्श की स्थिति को लॉक करने में परेशानी हो रही थी। अपने मैजिक के नियंत्रण और कास्टिंग गति के मामले में आदर्श जादूगरों की तुलना में एक स्तर से भी अधिक ऊंचा था। उनकी संख्या निरर्थक हो गई थी क्योंकि उनका कोई भी स्किल उपयोगी नहीं था यदि वे उन्हें आदर्श पर नहीं ला सके। आदर्श यह स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं सका कि स्पेस एलिमेंट ने उसे युद्ध में लाभप्रद स्थिति में रखा था।
यहाँ तक कि जब वह लोगों के एक समूह से लड़ रहा था तब भी उस पर लक्षित भारी संख्या में स्पिलों ने उसके लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। युद्ध में अपने 5 एलिमेंटों के बीच कुशलता से परिवर्तन करने में सक्षम होने के कारण लाल आभूषण गिल्ड वाले फारूक आदर्श जैसे राक्षस से कोई मुकाबला नहीं था। स्थिति ने प्राचीन राजधानी में यूनान की अटकलों की पुष्टि की थी। आदर्श के डबल इनेट एलिमेंट्स तब इतने उत्कृष्ट नहीं थे जब वह अभी भी बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल में था, लेकिन एक बार जब वह एडवांस्ड और सुपर लेवल पर पहुंच गया तो उसके पास मौजूद अतिरिक्त एलिमेंट्स और विभिन्न तरीकों से वह स्पिलों को एक साथ जोड़ सकता था, जिससे उसकी ताकत में काफी वृद्धि होगी। एकमात्र एडवांस स्पिल जिसे आदर्श कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकता था वह था स्काई फ्लेम फ्यूनिरल। अराजक युद्ध में उपयोग करने के लिए उसे अभी भी साइलेंट डेडली रे और निष्कासन पर पूरी तरह से महारत हासिल करनी बाकी थी। हालांकि आदर्श पहले से ही इंटरमीडिएट जादूगरों के एक समूह को कुचल रहा था, जैसे कि वे मंदबुद्धि थे। 5 एलिमेंटों वाला एक अकेला व्यक्ति 2 या 3 एलिमेंटों वाले एक जादूगर की अवधारणा से बिल्कुल अलग था। आदर्श बाहर देखो। रेनू ने देखा कि ओमी एक कोने में छिपकर अपना एडवांस मैजिक चला रही थी। उसने तुरंत आदर्श को अलर्ट किया। एक एडवांस मैजिक अभी भी आदर्श के लिए खतरा बना हुआ है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ब्लैक स्नेक आर्मर को एक्टिवेट किया। हालांकि जैसे ही वह आर्मर को एक्टिवेट करने वाला था, कई बाजू आसमान से उतरे और तेजी से आदर्श के चारों ओर इकट्ठा हो गए। ब्लैक स्नेक आर्मर के एक्टिवेट होने से बाजू ने एक चमकदार सुनहरे कवच का निर्माण किया, जिससे आदर्श को पूर्ण सुरक्षा मिली। ओमी अंततः अपना एडवांस स्पिल पूरा करने में सफल रही। वह उम्मीद कर रही थी कि यह स्थिति को पलट सकता है, लेकिन जादू मोटे सुनहरे कवच पर जाकर समाप्त हुआ। उसे तुरंत खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। आदर्श ने अपना सिर उठाया और देखा कि सुनहरे पंखों वाला एक आदमी हवा में 100 मीटर की ऊंचाई पर तैर रहा है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था कि उसे खुद पर काफी गर्व है। क्या मैंने इसे समय पर बनाया? आहन आसानी से उतर गए। उसकी उंगलियों के बीच प्रकाश की किरणें चमक रही थी। उसने दूसरी दिशा की ओर इशारा किया, लाइट किरणों का एक लंबे भाले में बदल दिया और दूसरे जादूगर की छाती पर वार कर दिया, जो उन पर चुपके से अटैक करने की कोशिश कर रहा था। गिरती किरणों को विभाजित करना संभव था। आहन ने आदर्श की रक्षा के लिए प्लॉमेंटिंग किरणों का केवल आधा उपयोग किया था, जबकि शेष का उपयोग हल्के भाले बनाने के लिए किया गया था। यह संभवतः एकमात्र अटैक था जिसमें आहन को महारत हासिल थी। हालांकि यह निचले स्तर के जादूगरों को हराने में काफी प्रभावी था। जाओ अपनी मालकिन से निपटो, बाकी सब ज्यादा मूल्यवान नहीं है। मैं उन सभी को दफना दूंगा, आदर्श ने आहन को बताया। आदर्श का दृढ़ विश्वास था कि हिंसा पर हिंसा से अंकुश लगाना आवश्यक है। वह मैल के प्रति कभी दयालु नहीं था। आहन द्वारा अपने बचाव को संभालने के साथ आदर्श के पास एडवांस स्पिल डालने के लिए काफी समय था, जिससे वह अभी भी परिचित नहीं था। साइलेंट डेडली रे लाइटनिंग आर्म। घातक लाइटनिंग ने आदर्श की बाहों को झरने की तरह ढक दिया। आदर्श ने अपना हाथ आसमान की ओर ऊपर उठाया। इसने तुरंत एक डीमन पंजे को जन्म दिया, जो स्पेस को फाड़ रहा था। एक घातक किरण के रूप में 3 भागों में विभाजित हो गया और तेज चीखों के साथ आगे और उसकी तरफ बढ़ गया। विस्फोट अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था। यह पर्याप्त स्थल पर फैल गया और आसपास की मशीनरी में विस्फोट हो गया। लाल आभूषण गिल्ड वाले जादूगरों को आदर्श के इंटरमीडिएट स्पिलों के खिलाफ खुद का बचाव करने का बहुमुश्किल मौका मिला। आदर्श के एडवांस लाइटनिंग स्पेल के खिलाफ वे कुछ नहीं कर सकते थे। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, मैं बाकी सब तुम पर छोड़ दूंगा, आदर्श ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ से कहा। साइलेंट डेडली रे कास्ट करने के बाद बाकी जादूगर लकवाग्रस्त होकर जमीन पर गिर पड़े। जो लोग शुरुआती झटके से बच गए वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। स्विफ्ट स्टार वुल्फ चिल्लाया और आगे बढ़ा, अपने पंजे घुमाए और जादूगरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इस बार आदर्श एक भी जादूगर को बिना कोई दया दिखाए उन सभी को मार डाला, उन्हें जलाकर राख कर दिया और उन्हें रक्त की बूंदों में विखंडित कर दिया। आदर्श ने मामूली पुरस्कारों के लिए उन्हें स्थानीय सरकार को सौंपने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि वह अपनी हताशा उन पर उतारना पसंद करेगा।
कुछ ही समय बाद आहन ने अपनी लड़ाई पूरी कर ली। आदर्श की विशालकाय शैडो स्पाइक्स द्वारा ओमी पहले ही स्थिर हो चुकी थी। यह आश्चर्य की बात थी कि वह पहली बार में ही एडवांस मैजिक करने में सक्षम थी, हालांकि वह बड़ी लड़ाई लड़ने में असमर्थ थी। इस प्रकार आहन के लिए उसकी देखभाल करना काफी आसान था। आहन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह जानने के लिए तुम्हारे जैसी सुंदर महिला वास्तव में एक डाकू है, तुम मेरे लिए फूल को आधा तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते। ठीक है, आप जानते हैं कि आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते अगर आपको लगता है कि यह अफसोस की बात है, आदर्श ने चिल्लाकर कहा। कृपया, क्या मैं इतनी हताश दिखता हूँ? आहन ने फटकारा। आहन जानता था कि वह एक विकृत व्यक्ति है, लेकिन अभी भी कुछ सीमाएं थी जिन्हें वह पार नहीं करेगा। आखिर तुम दोनों क्या सोच रहे हो? उसे अभी मत मारो, वो काम आ सकती है क्योंकि हम उनके घोंसले को नष्ट करने जा रहे हैं, रेणु ने कहा। आप सही कह रहे हैं आहन, उस पर नजर रखे, उसे दोबारा भागने मत देना, आदर्श ने चेतावनी दी। ओमी का रूप गंभीर था। वह इतनी निराश हो गई थी कि उसका मन कर रहा था कि वो अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर ले। दुर्भाग्य से आदर्श ने उस पर अधिक विशालकाय शैडो स्पाइक्स लगाए थे। 4th लेवल की विशालकाय शैडो स्पाइक्स उसके शरीर के हर एक जोड़ को सील करने में सक्षम थी, यहाँ तक कि उसे पल के झपकाने में भी परेशानी हो रही थी। आओ टीम से मिले, रेणु ने कहा। अपनी ओर देखो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी जाना चाहती हो? मैंने उनकी बातचीत सुन ली है। लाला भूषण गिल्ड उतना सरल नहीं है जितना हम सब ने सोचा है। वैसे भी हमें जितनी जल्दी हो सके वेद और अन्य लोगों के साथ फिर से संगठित होना होगा, रेणु ने गंभीरता से घोषणा की। यह सिर्फ पूरा हो सकता है। जापानी टीम को डार्क गोल्ड मेडल मिलने वाला है, हम उनका समर्थन करने से क्यों कतराते हैं? मैं जाने के लिए बहुत आलसी हूँ। रेणु, इससे क्या मतलब था? आदर्श ने पूछा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती, वैसे भी व्हाइट हेड हार्बर जाने के बाद हमें पता चल जाएगा। चूंकि रेणु ने ऐसा कहा था, इसलिए दोनों के पास ओमी को साथ लाते हुए व्हाइट हेड हार्बर के ओर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल आउट ऑफ कंट्रोल। व्हाइट हेड वाली एक नाव और उस पर एक कार बंदरगाह पर खड़ी थी। यह व्हाइट हेड हार्बर में अपेक्षाकृत प्रसिद्ध बार था। आसपास के शहरों के लोग अक्सर वहां इकट्ठा होने आते थे। डेक पर 8 कुर्सियों वाली एक मेज थी। जो वर्तमान में एक अफ्रीकी आदमी के साथ बैठा था और एक आदमी एक रईस की तरह फैंसी कपड़े पहने हुए था। अफ्रीकी व्यक्ति सिगार पी रहा था। खरगोश की पोशाक में एक महिला उसकी सेवा कर रही थी और उसके कंधों की मालिश कर रही थी। उसने अपने मेज पर रखे उसके जूते विलासितापूर्ण कपड़े पहने हुए व्यक्ति के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर कीचड़ और खून से सने हुए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेयर लॉरेन, मैंने सोचा कि हम आज आसानी से एक समझौते पर आ सकते हैं। मेरा भाई जल्द ही आपके वफादार जादूगर बन जाएंगे, लेकिन जहां तक मुझे पता है, मेरे कुछ लोगों को कुछ दिन पहले आपके अधीनस्थों ने जेल भेज दिया था। क्या तुमने मुझे वचन नहीं दिया कि तुम्हारे आदमी कैसा व्यवहार करेंगे? उन्हें एक हंटर मास्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वह मेरा अधीनस्थ नहीं है, लॉरेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मुझे परवाह नहीं है, मेरे पास बहुत सारे आदमी हैं, वे मेरी बात सुनने को तैयार है क्योंकि मुझे उनकी परवाह है। लेकिन अब मेरे आदमी आपकी कोठरियों में कैद है और उन्हें स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी में पहुंचाया जाएगा। यदि इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं आपके साथ सौदा करने के लिए आगे बढ़ता हूं, तो मैं इसे अपने आदमियों को कैसे समझाऊंगा? कैसो नामक व्यक्ति ने कहा। यह वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं है। मुझे पता था कि आप उनसे मांगेंगे, इसलिए अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए मैंने उन्हें पहले ही रिहा कर दिया है, लॉरेन ने कहा। यह हुई ना बात। कैसो मुस्कुराया। उसके चेहरे का भयावह भाव फीका पड़ गया। क्या इसका मतलब यह है कि हम एक समझौते पर आ गए हैं? लॉरेन ने पूछा। फिलहाल मुझे सबसे पहले हमारे सिर पर रखे इनाम को रद्द होते देखना होगा। आखिरकार मेरे आदमियों ने पहले भी कुछ गलत काम किए होंगे। निरस्तीकरण के बिना स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी और हंटर अलायंस के लोग हमें परेशान करना बंद नहीं करेंगे, कैसो ने मांग की।
मैं नहीं चाहता कि मेरे आदमियों के सिर आपके पास लाए और इनाम की मांग करे। निरस्तीकरण जल्द ही नहीं आएगा, लॉरेन ने कहा। यह ठीक है, मेरे पास इंतजार करने के लिए काफी समय है। इसके अलावा हम वास्तव में अभी तक जो करते थे उससे थक के नहीं है, कैसो ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉरेन का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने नरम स्वर में कहा, ठीक है, मैं आपके लिए इसका अनुरोध करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगला रेड टाइड जल्द ही आ रहा है। महापौर, आप इसकी चिंता ना करें, चूंकि मैं अब व्हाइट हेड सिटी का जनरल हूं, इसलिए मैं कुछ छोटे राक्षसों को हमारे शहर की शांति भंग नहीं करने दूंगा। केंसु जोर से हंसा। केंसु की हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी जब काली पोशाक में एक जादूगर चुपचाप कैसो के पास आया और उसके कानों में फुसफुसाया। कैसो ने भूमि चढ़ा दी। उसकी नजर तेज होगी और उसने लॉरेन की ओर देखा और गुस्से से बोला, आप इसे बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। क्या समझाए? लॉरेन ने भ्रमित चेहरे से पूछा। यदि आप मुझसे छुटकारा पाने के लिए अपने झूठ से मुझे फंसाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जिन शहरों पर आप प्रभारी है वे जल्द ही खून से लथपथ हो जाएंगे। केसो ने भारी आवाज में वादा किया। मेयर लॉरेन दंग रह गए। उसने तुरंत अपने बगल वाले सहायक पर नजर डाली। स्त्री को भी मानो अभी अभी कोई समाचार मिला हो। उसने तुरंत मेयर लॉरेन के कान में फुसफुसाया। मेयर लॉरेन को तुरंत एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, यह सचमुच एक गलतफहमी है। हम एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं। क्या आप गंभीरता से नहीं समझते कि मैं क्या सोचता हूँ? मैं उनसे निपट लूंगा। आप और आपके लोग पहले जहाज पर आ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप इसका ख्याल रखें। अगर मुझे यह करना पड़े तो यह इतना आसान नहीं होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वे कहां से है, कैसो ने कहा। उसने लाल आभूषण गिल्ड के सदस्यों को नाव पर चढ़ने का संकेत देते हुए एक लंबी सीटी बजाई। लाल आभूषण गिल्ड के जादूगरों ने तुरंत कैसो की बात मानी। समूह में नाव पर चढ़ गए और अपने मालिक से आदेश प्राप्त किए बिना आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। मेयर लॉरेन गहरे नीले रंग की वर्दी में सैनिकों के एक समूह के साथ नाव से रवाना हुए। वे शिपयार्ड की ओर चल पड़े। इस जगह की रक्षा करें, मेयर लॉरेन ने आदेश दिया। गहरे नीले रंग की पोशाक में बैटल मैजिशियन तुरंत फैल गया और बहुत ही कुशल तरीके से नाव की ओर जाने वाले रास्तों को तुरंत बंद कर दिया। मेयर लॉरेन अंधेरे चेहरे के साथ वहां खड़े थे। उसकी चमकती आंखें युवा जादूगरों के एक समूह को घूर रही थी जो नाव की ओर आ रहे थे और तेज सांसें ले रहे थे। वहीं रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेयर लॉरेन ने बेरुखी से कहा। जापानी टीम के वटानी युवा जादूगरों का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नाव की ओर जाने वाले रास्तों पर गहरे नीले रंग की पोशाक वाले सैनिक पहरा दे रहे थे। वटानी हैरान थे। क्या स्थानीय सरकार को जानकारी मिल गई थी कि क्या वह लाल आभूषण गिल्ड को भी खत्म करने की योजना बना रहे थे? हम लाल आभूषण गिल्ड को नष्ट करने के स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी के आदेशों का पालन करे हैं। शायद आपके मन में भी यही लक्ष्य है, वटानी ने पूछा। कब से उन्हें अपना काम करने के लिए बच्चों के एक समूह की आवश्यकता है? आप जहां से है वहीं वापस जाइए, आपके लिए जगह नहीं है, लॉरेन ने आदेश दिया। वटानी चौंक गए। उसने काली तैरती हुई पट्टी पर नजर डाली। उसका मानना था कि उनकी बुद्धि ठीक थी। उसे विश्वास था कि लाल आभूषण गिल्ड के लोग वहीं विशाल नाव पर थे। यदि वे नाव तक पहुंच सके तो वे मूल रूप से लाल आभूषण गिल्ड का सफाया कर सकते थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि स्थानीय सरकार उस स्थान की सुरक्षा के लिए सैनिकों को भेजेगी। जिसने उन्हें मिशन दिया वो स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी था, जो अमेरिका का सबसे शक्तिशाली मैजिक एसोसिएशन था। दुश्मन को अलर्ट करने से बचने के लिए उन्होंने स्थानीय सरकार को सूचित भी नहीं किया। वे ऑपरेशन पूरा होने के बाद सरकार को बताने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब सरकार उस नाव की सुरक्षा कर रही थी जो लाल आभूषण गिल्ड के सदस्यों से भरी हुई थी और उन्हें अपना ऑपरेशन करने से रोक रही थी। यह काफी आश्चर्य की बात है, यह जानकर कि स्थानीय सरकार का अक्षमय अपराधियों के एक समूह के साथ घनिष्ठ संबंध है। मेघना ने मजाक उड़ाया क्योंकि उसने आसानी से सच्चाई का अनुमान लगा लिया। मेयर लॉरेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह इस टिप्पणी से साफ तौर पर नाराज थे। सर, मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि नाव पर सवार लोग कौन हैं। कृपया हमारे मिशन में हस्तक्षेप न करें, वटानी ने कहा।
मुझे पता है कि आप कौन हैं, लेकिन मैं आपको शहर के मेयर के रूप में चेतावनी दे रहा हूँ। नाव पर मौजूद लोगों को व्हाइट हैट सिटी द्वारा बैटल मैजिशियन के रूप में भर्ती किया गया है। वे व्हाइट हैट सिटी के वफादार सेवक हैं। आपको उन्हें परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है, मेयर लॉरेन ने ठंडे स्वर में कहा। भर्ती? यह कैसा मजाक है? आपने अपराधियों का एक समूह भर्ती किया है जो आपके शहरों, कस्बों और गांवों को लूट रहा है। बेहतर होगा कि तुम तुरंत चले जाओ, अन्यथा मैं आप पर सार्वजनिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ आसानी से पेश नहीं आऊंगा, लोरेन ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की। मेयर, आपको मेयर लोरेन होना चाहिए। आपकी हरकतें आंखें खोलने वाली है। कि आपको नहीं लगता कि आप लाल आभूषण गिल्ड से समझौता कर रहे हैं? पीड़ित और उनके परिवार कितने निराश होंगे जब उन्हें एहसास होगा कि आपने क्या किया है। नीली नाविक पोशाक में जापानी लड़की गुस्से में बोली। आइवरी टावर में आराम से रहने वाले छात्रों का एक समूह क्या जानता है? इस पर मेयर भड़क उठे। क्या आपको लगता है कि स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी आपसे सहमत होगा? स्वतंत्रता का पवित्र हॉल, उनका नाम भी मत बताइए। यदि उन्हें वास्तव में प्रवाह थी तो उन्हें अपने जादूगरों को भेजना चाहिए था और कैरेबियन सागर में समुद्री राक्षसों का विनाश करना चाहिए था। हालांकि जब मौसम आता है तो हमारे शहर और कस्बे समुद्री राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। वे बस अपनी वाइन और भोजन का आनंद ले रहे होते हैं। वे केवल अपनी उंगलियां उठाना जानते हैं, लेकिन मेरे बिना यह शहर बहुत पहले ही समुद्री राक्षसों के लिए प्रजनन स्थल बन गया होता, मेयर लोरेन ने कहा। किसी भी तरह से उन लोगों के साथ मिलकर काम करना उचित नहीं है जो समुद्री राक्षसों से भी बदतर है, मेघना ने जवाब दिया। मेयर लॉरेन उनकी बात सुनने के लिए बहुत जिद्दी थे। उनका देश उन देशों जितना विकसित नहीं था जहां से युवा जादूगर आए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके विशाल जादू संघ स्क्रेड हॉल ऑफ लिबर्टी की तो बात ही छोड़ दे। उनके सैनिकों की संख्या बहुत सीमित थी और उनकी सरकार का बजट भी पर्याप्त नहीं था। कैरेबियन में विभिन्न नस्लों और धर्मों वाले कई देश थे। हालांकि अधिकांश देशों को समुद्री राक्षसों से बहुत खतरा महसूस हुआ और एक गरीब देश के गवर्नर के रूप में एकमात्र संभावित समाधान लाल आभूषण गिल्ड में भर्ती करना था। देश ने समुद्री राक्षसों से सुरक्षा के बदले में लाल आभूषण गिल्ड को एक शहर देने का वादा किया था। पहला, वे अपराधियों को नियंत्रण में रखने, और दूसरा, वे समुद्री राक्षसों के खतरे को खत्म कर देंगे। यह देश में शांति बहाल करने के लिए शानदार योजना थी, भले ही इसमें जोखिम शामिल था। जहां तक राष्ट्रीय टीमों का सवाल है, मेयर के पास उनका गर्मजोशी से स्वागत करने का कोई कारण नहीं था। अगर हम मिलकर लाल आभूषण गिल्ड को खत्म कर दे तो क्या इससे समस्या हमेशा के लिए हल नहीं हो जाएंगी? वटानी ने गुस्से में कहा। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, तुरंत चले जाओ। यदि आप मेरे क्षेत्र में मैजिक का प्रयोग करने और कोई क्षति या हताहत करने का साहस करते हैं तो मैं आपको हमारे देश के कानूनों के अनुसार गिरफ्तार कर दूंगा, लोरेन ने निर्दयता से घोषणा की। अविश्वसनीय! यह हास्यास्पद है। सरकार अपराधियों के साथ कैसे काम कर सकती है? यह सबसे बड़ा निषेध है। हर देश जिसने इतिहास में एक जैसा काम किया उसका परिणाम हमेशा विद्रोह हुआ, मेघना ने कहा। स्थानीय सरकार अविश्वसनीय रूप से बेकार थी। उन्होंने न केवल लाल आभूषण गिल्ड के लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने डाकुओं से भी समझौता कर लिया। क्या यह डाकुओं को और भी अधिक अनियंत्रित कार्य करने के लिए उकसाना नहीं होगा? वे बस नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।